आज पॉलिटिकल टॉक पे हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर ओबीसी नेता अविनाश ठाकरे जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम लोग सवाल पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी किस किस मुद्दों पे लड़ना चाहती है और क्या क्या कठिनाई भारतीय जनता पार्टी के सामने आ सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल, अभी तक की आपकी पॉलिटिकल जर्नी कैसी रही सर? 1997 से जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी। सोशल एक्टिविस्ट था, फिर पॉलिटिक्स में आया और जिस एरिया को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वहाँ पर पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का माहौल था, तो ऑटोमेटिकली भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर 2007 में पहली बार महानगर पालिका का चुनाव लड़ा। उसके पहले संगठन में भी काम किया और अभी तक कंटिन्यू चुनाव 3 चुनाव में जीत चुका हूँ। चौथा हुआ नहीं, वरना वो भी जीत जाता था। और इन द मेन टाइम ओबीसी के बहुत सारे जो हमारे आंदोलन थे उसमें मैं सक्रिय सहभागी रहा। भारतीय जनता पार्टी के सभी आंदोलनों में सक्रिय रहा। और बीच में मुझे जब 2014 से 19 भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब मुझे ओबीसी महामंडल का राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला था। मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी रह चुका हूँ, सत्ता पक्ष नेता भी रह चुका हूँ। तो कॉरपोरेशन के काफ़ी सारे इश्यूज़ मैंने हैंडल किए। और जब हमारे एमएलए काटोल विधानसभा छोड़ चुके थे, उस वक्त पार्टी ने मुझे काटोल विधानसभा के विस्तार की जवाबदारी दी। तो वहाँ पर करीब 1-1.5 साल 2 साल रहकर मैंने वहाँ का भी संगठन संभाला और वो कंस्टिट्यूएंसी भी हमने इंटैक्ट रखी। सर, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। किस प्रकार की रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे जाने वाली है और किन किन मुद्दों को अहम मुद्दे मानकर जनता के बीच जाएगी? जो जनता है, हम सामान्य जनता जो है, वोटर है, उसके बेसिक एम्पावरमेंट के बारे में भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से सोच रही है, क्योंकि अंत्योदय हमारा हमेशा से नारा रहा है। अंतिम जो समाज का अंतिम टप्पे का आदमी है उसको सुविधा मुहैया कराना, ये पहले से हमारी राजनीतिक सोच रही है और उसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स में हम लोग विश्वास रखते हैं और सभी समाज को साथ लेकर सभी समाज का उत्थान हो, इसलिए हमेशा से काम करते हैं। और आदरणीय मोदी जी ने हमारे देश की जो 4 जातियाँ बताई है, उसमें किसान है, युवा है, महिला है और गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है। ये जो है, ये 4 जातियाँ बताई है। तो इन्हीं लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं, गरीब तबके के लिए काम करते हैं और इन्हीं लोगों को सुविधा मुहैया कराना, सारी योजनाएं उन्हीं के लिए लाना। जैसे हमारी अभी लाडली बहना योजना है, तो इस देश की महिलाओं को सक्षम बनाना ज़रूरी है और इसीलिए लाडली बहना योजना है। उसके बाद में 50% हम लोग बस में उनको सुविधा देते हैं। अभी महिलाओं को, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हायर एजुकेशन की जो सुविधा मुहैया कराई है। काश्तकारों के लिए जो उनका जो नुकसान होता है हमेशा, तो उस नुकसान को लेकर उनको कुछ मुआवजा मिले, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उनके हेल्थ इशू के बारे में कंसर्न है हमारा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर इंसान को मकान मिले, इसलिए इसमें हमारी तवज्जो है। तो जो कॉमन पब्लिक है, जो इस देश की जो जनता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट के तरफ से मिले, इसी रणनीति पर हम लोग काम करते हैं। साथ ही साथ संगठन में हमारा संगठन हमेशा मजबूत रहे, हमारा कार्यकर्ता जो है हमेशा ऑन द टोज रहे, इसलिए हर तरह के प्रोग्राम हम लोग देते हैं, जनता के बीच जाने के प्रोग्राम देते हैं। और जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि समाज में कुछ समाज के हित में कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पर रास्ते पर उतरकर संघर्ष की भी भूमिका लेते हैं। जैसे आप आज राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है वॉशिंगटन में जाके कि हम आरक्षण को ख़त्म करेंगे, तो उनकी जो सोच है, उस सोच के खिलाफ हमने संघर्ष भी किया है। और जो गलत इल्ज़ाम बार बार भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जाते हैं, उसका भी डटकर मुकाबला हम लोग करते हैं। यही हमारी चुनाव की रणनीति है। अविनाश जी, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में नागपुर एक अहम भूमिका निभाता है, हर बार निभाते आया है। हर बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नागपुर होता है, चाहे आरएसएस की वजह से हो, चाहे इधर में पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरीके के होते हैं। आपको क्या लगता है सर, इस बार आम आदमी पार्टी जोर शोर से अपना पावर दिखाने की कोशिश कर रही है और उनके साथ में थोड़ी सी सिंपैथी वेव भी है, तो क्या बीजेपी इससे थोड़ी सी घबराई हुई है?
नहीं, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो जीरो से स्टार्ट होकर हो चुकी। 1982 में बीजेपी का जो फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद में हम लोग चलते रहे। एक बार तो हमारे 2 खासदार थे तो हमारी मजाक भी उड़ाई जाती थी। तो 2 खासदार से 310 खासदार पर गई हुई पार्टी, ये डरने वाली पार्टी नहीं है। संघर्ष हम लोग करते हैं और हमारी राजनीति ने, हमारी लोकशाही ने, हमारे संविधान ने हर किसी को चुनाव लड़ने की सुविधा दी है। हर कोई पार्टी खोल के अपनी अपनी बात रख सकता है, वो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का काम हम लोग करते हैं, जिस तरीके का संगठन हमारे साथ में, जिस तरीके से लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का डर हमें है। हम जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं। जनता को जो चाहिए वो देने की हम लोग कोशिश करते हैं और इसलिए आम आदमी पार्टी का डर हमें बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से सर आपने कहा कि आप जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं, बट इसी काम के ऊपर में विपक्ष का आरोप यह है कि अनियोजित विकास किया गया है। एक बारिश आई नहीं कि लोगों के घर में 5-5 फुट पानी भर गया। ये आपके इलाके सोमलवाड़ा साइड की भी ये कहानी रही है। तो विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जहाँ सीमेंट रोड नहीं चाहिए थे वहाँ पे भी ज़बरदस्ती सीमेंट रोड कर दिए गए, जहाँ पे फ्लाईओवर्स नहीं चाहिए थे वहाँ पे फ्लाईओवर्स बना दिए गए। इस आरोप को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि डेवलपमेंट ये हमेशा से चलने वाला जो है प्रोग्राम है और समय के साथ में हमको डेवलपमेंट और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के साथ में भी डेवलपमेंट को जोड़ना पड़ेगा। कि विपक्ष का रोना यह है कि उनको भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। पहले क्या होता था, जो रास्ते थे वो हमारे टार रोड रहते थे, हर 3 साल बाद उसको रिपेयर करेंगे, उसको दुरुस्त करेंगे, हर 3 साल बाद काम होगा, तो खाने के लिए उनको बहुत कुछ मिल जाता था उसमें। अभी सीमेंट रोड की जो लाइफ है वो 50-55 साल की है, तो ऑटोमेटिकली उसका मेंटेनेंस का भी खर्चा भी बच रहा है और जनता का जो पैसा है वो पैसा अच्छे काम में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये बात भी सही है कि सीमेंट रोड की वजह से, मतलब हम ये नहीं कह सकते खाली सीमेंट रोड की वजह से हुआ है। आज पॉपुलेशन ऑफ, मतलब टाउन पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। रूरल एरिया की जो रूरल पीपल्स है वो सिटी में आ रहे हैं, तो सिटी का जो पॉपुलेशन वो डेंस होते जा रहा है और जो ऑक्यूपेंसी है, बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी, वो बढ़ती जा रही है। तो जब भी बारिश आती है तो वो पीरियड में पानी जाने की जो व्यवस्था है वो तो इंटरनेशनल नॉर्म से हम लोग जाएंगे तो 24 मिलीमीटर पर आवर वाटर की कैपेसिटी हर सिटी की इंटरनेशनल नॉर्म से है। 24 मिलीमीटर वाटर पर आवर बढ़ना चाहिए। हमारी कैपेसिटी उससे ज़्यादा है हमारी सिटी की। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर एक ही समय में अगर एक एरिया में 200 mm पानी आए या मोर देन 50 mm भी पानी है तो उतना ड्रेन आउट कैपेसिटी किसी भी सिटी का होता नहीं है। अभी हम देखेंगे तो समूचे भारत में भी हम लोग कहीं पे जाएंगे तो आज सिटी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पानी फ्लो होने की जगह कम होगी, इसलिए वो पानी वो एक जगह पे जमा होता है और फिर वो ड्रेन आउट होता है। अगर हमारी सिस्टम खराब है, अगर हमारी ड्रेनेज सिस्टम खराब है तो पानी घंटों तक या दिनों तक वहाँ पर जमा रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही हमारे नदियों का पानी बाढ़ कम हो जाती है, आधे घंटे में सिटी का सारा पानी निकल जाता है। और दूसरी दिक्कत यह है कि पानी हमेशा लो लाइन एरिया में जमा होता है। अब उसमें भी कैसा है कि ये हम लोग भी उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे नागपुर की जो सॉइल है वो ब्लैक कॉटन सॉइल है और मकान जो है काफ़ी पुराने हैं। अब कुछ नए मकान है, कुछ पुराने मकान हैं। तो टाउन प्लानिंग रूल के हिसाब से वो जो मकान है वो नीचे डेप्थ में बने हुए हैं और कुछ जो मकान है वो हाइट पर बने हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली जब हम लोग बारिश आती है तो जो डाउन में जो मकान है वहाँ पर पानी जाता है और जो हाइट पर मकान बने उनके यहाँ पर पानी नहीं जाता। तो ये अड़चन है, उसके ऊपर भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। लेकिन ड्रेन सिस्टम नागपुर का अच्छा है, उस पर्टिकुलर समय के लिए पानी जमा रहता है, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है, नदियों की बाढ़ खत्म हो जाती है, इमीडिएट पानी ड्रेन आउट होता है। वो जमा नहीं, घंटों तक या महीनों दिनों तक जमा नहीं रहता है। बाकी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम लोग अभी सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अविनाश जी, आप नागपुर में ही आपने राजनीति शुरू की, नागपुर ने आपको इतना प्यार दिया, फिर क्या समस्या आ गई कि आप काटोल से सीट की डिमांड कर रहे हैं?
नहीं, समस्या कुछ नहीं है जी। मैंने बताया शुरुआत में इंट्रो में कि जब हमारे एमएलए हमको छोड़कर चले गए थे काटोल में जी। तो पार्टी ने मुझे काटोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वहाँ पर मैंने काम किया है, वहाँ की सारी समस्याओं से मैं वाकिफ हूँ और 25 साल से वहाँ पर एक पर्टिकुलर राजनीतिक घराने की वहाँ पर सत्ता चल रही है और जब मैं काटोल की तरफ देखता हूँ तो वहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है और मुझे ये देखकर हमेशा मेरी सोच ये कहती है कि जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं वहाँ पर जिस आदमी को जानकारी उसने जाना चाहिए, वो एरिया का ओनरशिप लेना चाहिए और वहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहिए। काटोल ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ और वहाँ की समस्याएं मुझे मालूम है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं काटोल से चुनाव लड़ूँ, पार्टी मुझे अगर वहाँ से चुनाव लड़वाती है, मैं जीत जाता हूँ तो मैं वहाँ पर डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ, वहाँ के लोगों के जीवन में एक सुखकर ज़िंदगी भी उनको दे सकता हूँ। और जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हर आदमी को हर चीज़ मिलना चाहिए, उस चीज़ के हिसाब से हम वहाँ के लोगों को सुविधा मुहैया करा सकते हैं, इसलिए मैंने काटोल चुना है। और अगर मुझे जनता ने चुनकर दिया तो निश्चित तौर पर काटोल में मैं डेवलपमेंट कराऊंगा, वहाँ की जो परिस्थिति है उसमें चेंज करवा सकता हूँ, क्योंकि आपने देखा मेरे एरिया में मैंने इतने सारे, नागपुर सिटी में हम लोग काम करते हैं तो इतने सारे डेवलपमेंट वर्क किए हैं। एक ज़ीरो से जिस एरिया को स्टार्ट किया, आज नागपुर का क्रीम एरिया जिसे कहते हैं वो मनीष नगर, श्याम नगर है, जहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था। तो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल भी है, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम किया जाता है इसका अनुभव भी मुझे है और स्कीम्स भी मालूम है, तो इसलिए मैंने काटोल को चुना कि वहाँ पर मैं जाकर कुछ अच्छा करके दिखाऊं और वहाँ के लोगों के जीवन में अच्छी सुविधा उन्हें मुहैया कराऊं। हमने भी कई बार अविनाश जी देखा है कि आप काटोल में ग्राउंड लेवल पे काम कर चुके हैं, कई वीडियोस भी हमने देखी हुई है आपकी। क्या लगता है अगर आपको काटोल से सीट मिल जाती है, जनता का प्यार मिल जाता है, चुन के आ जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ काटोल के लिए क्या करेंगे सर? मुझे लगता है वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप सबसे पहले होना चाहिए। इसका कारण ऐसा है कि वहाँ पर बेरोजगारी है, पर कैपिटा इनकम वहाँ पर लोगों का बढ़ नहीं रहा है और जब तक के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या बेरोजगारी के ऊपर हम लोग उस तरीके से काम नहीं करेंगे तो पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा। एक पूरी रेलवे लाइन जो है वो काटोल के हार्ट ऑफ द काटोल जाती है, मतलब 5 स्टेशन है, तो वहाँ पर ऑरेंज हब आ सकता है, वहाँ पर कॉटन हब आ सकता है, वहाँ पर सीड हब आ सकता है। तो ये अगर हब गवर्नमेंट की स्कीम से आते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ में वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और फार्मर प्रोडक्ट को लेकर अगर हम लोग वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फिर हम लोग एग्रो इंडस्ट्री का अगर वहाँ पर कंसेप्ट चलाते हैं तो वहाँ के फार्मर्स को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ में वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, उनका पर कैपिटा इनकम भी वहाँ पर बढ़ेगा। साथ ही साथ में एजुकेशन की सिस्टम वहाँ पर अच्छी डेवलप होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स वहाँ पर अच्छे हैं नहीं तो एक कोई अच्छा हॉस्पिटल्स वहाँ पर होना चाहिए। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लोगों को जो जो सुविधा चाहिए वहाँ पर आनी चाहिए, ये मेरा मानना है और उसी दिशा में मेरा काम हमेशा से रहेगा। सर, बीजेपी को किस रोल में देख रहे हैं या बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, हम लोग चुनाव जो है वो इस तरीके से नहीं देखते हैं, हार जीत हमेशा होती रहती है। हम चुनाव को उस तरीके से देखते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, और जब जब हम लोग सत्ता में आए हैं तब तक हमने लोगों के जीवन में परिवर्तन भी किया है, डेवलपमेंट भी करके दिखाया है। लेकिन आप अगर विरोधियों को देखते हमेशा तो वो कभी भी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पे काम नहीं करते हैं। जब जब हम लोग सत्ता में आते हैं तब वो जाति विरोधी जो दल है वो जातियों में उनको भड़काने का काम करता है, जातियों में आपस में भिड़ा के फिर सत्ता हासिल करने की कोशिश करता है, कभी डेवलपमेंट इश्यू पे बात नहीं करते। इसलिए हमें लगता है कि हम जो जनता के बीच जाकर काम कर रहे हैं, जनता के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो जनता हमें फिर से एक बार निश्चित तौर पर काम करने के लिए हमारे साथ में रहेगी, हमें सहयोग करेगी और फिर से इस बार भी हमारी महायुति की सरकार निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में बैठेगी। अविनाश जी, हम लोग भी ग्राउंड लेवल पे जब रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं, तो हमको पता चलता है कि महाविकास आघाड़ी बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर इस बार लग रही है।
पर आपको क्या लगता है कि ये जो इलेक्शंस में डिले हुए हैं और साथ ही साथ लाड़की बहन योजना, लाड़का भाऊ योजना जो इतनी हड़बड़ी में लॉन्च कर दी गई है, तो उसका धरातल पे कितना असर हो रहा है? मुझे इलेक्शन डिले नहीं हुए। अगर हमारा टेन्योर जो 26 नवंबर को ख़त्म हो रहा जी, तो ऑब्वियसली उसके कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले तक इलेक्शन होके फिर सत्ता की मतलब सत्ता के गलियारों में कौन किसकी सत्ता बैठेगी डिसाइड होगा। तो इलेक्शन डिले नहीं हुए हैं। दूसरा ऐसा है कि हमारी कई सारी योजना है, लाडली बहना योजना हमने लाई है, लेकिन कई सारी योजना है जो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके ऊपर और लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं, जैसे जैसे जनता की नीड, लोगों की नीड हमें लगती है कि ये हमने देना चाहिए, वो हम लोग हमेशा देते। इसका चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। अब काफ़ी सारी योजनाएं जिसको तो हमने 5 साल में लाया भी है, लोगों को दिया भी है। और दूसरी बात है कि हमारा जो पॉलिटिक्स है, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है, कल ही आपने देखा कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगातार 2 वर्षों से सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आई है, वो भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार में ही आई है। तो इसको मुझे नहीं लगता कि हमने चुनाव के साथ में जोड़ना चाहिए। सरकार का काम है लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना, और जिस समय की कोई इसमें ये नहीं कि इसी समय कराना चाहिए, उसी समय कराना चाहिए। हमें सूझा, हमने दिया, लोगों को पसंद आई और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो हमारी लाडली बहना ही रहेगी। सर आखिरी 2 सवाल लेंगे, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। सर आपने लाड़की बहन योजना की बात की, पर मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने एक वक्तव्य में अपने कहा था कि आप हमको चुनकर लाइए और ये जो लाड़की बहन योजना है ये हम लोग चालू रखेंगे। तो क्या हम लोग उनके भाषण का ये अनुवाद निकाल ले कि अगर तो भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है तो ये योजना बंद कर दी जाएगी? देखिए, जिस तरीके से विरोधी दल ने इस योजना को जो लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, अभी आप नागपुर का ही उदाहरण है ना, कांग्रेस के एक नेता कोर्ट में जाने की बात कर रहे थे जी। तो लोगों के मन में एक डर था कि अगर ये योजना खाली 3 महीने के लिए लाई है क्या, या फिर ये योजना खाली चुनाव के लिए लाई है, जो डर था उस डर को लेकर, उस डर की वजह से जो संभ्रम निर्माण हुआ था, उस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और ये बात सही है, विरोधी दल का कोई भरोसा नहीं है। एक उदाहरण हम देख चुके हैं, विलासराव देशमुख जी ने किसानों को कर्ज माफी दिलाई थी और वो चेंज होकर सुशील कुमार शिंदे जी ने कर्ज माफी दिलाई थी किसानों को, और वो चेंज होकर बाद में दूसरे मुख्यमंत्री विलासराव जी देशमुख जब आए, उनसे पूछा गया कि आप कर्ज माफी नहीं दे रहे क्या, तो उन्होंने कहा कि हर चीजें चुनाव में जो हम वादे करते हैं या चुनाव के पहले हर चीजें जो हम करते हैं डिक्लेयर करते हैं वो देने की जरूरत नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो इनका भरोसा नहीं, विरोधी दल का भरोसा नहीं है कि वो हमारी कौन सी योजनाएं चलाएंगे, कौन सी योजना बंद करेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर हमें सरकार से अगर जनता अगर सरकार में बैठने नहीं देंगी तो विरोधी दल जो है वो ये योजना बंद करने की उनकी मानसिकता है, इसलिए हमें वापस लाइए ताकि ये योजना चालू रही है, उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। अविनाश जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा हो सकता है टेक्निकल हो ये चीज़। अविनाश जी, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको जातियों में बड़ा ये है वोटिंग सिस्टम में। जैसे आप ओबीसी के कद्दावर नेता है, बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा है, नागपुर में बोल लीजिए, महाराष्ट्र में बोल लीजिए, तो क्या अभी वक्त आ चला है कि महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, इन लोगों को डेवलपमेंट पे ज़्यादा बातें करनी चाहिए जैसे बीजेपी अभी धीरे धीरे करने लगी है, और थोड़ा सा जो जातिगत पॉलिटिक्स है उसको बैक सीट पे रखना चाहिए? मेरा ये मानना है कि चुनाव में कभी भी जाति नहीं चलती, मेरा ये मानना है। पर्टिकुलर कोई भी एक आदमी है जो किसी भी समाज से या जाति से बिलोंग करता है, वो अगर अच्छा चेहरा है, पब्लिक को भाता है, तो उसके साथ में सभी जातियां जुड़ जाती है, उसकी भी जाति जुड़ जाती है। अगर वो बाकी जातियां भी उसको वोट करती है तो उसकी जाति क्यों नहीं वोट करेगी? लेकिन उसको इस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता है कि जाति व्यवस्था पर आधारित चुनाव हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जाति व्यवस्था पर आधारित चुनाव हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अच्छा चेहरा उसको पब्लिक पसंद करती है और उस हिसाब से वो काम करती है। दूसरी उसकी सेकंड बात यह है कि कांग्रेस हमेशा
चुनाव की शुरुआत ही जाति से करती है, हम लोग कभी करते नहीं। भाजपा ने अभी तक जाति से कभी शुरुआत नहीं की। कांग्रेस हमेशा चुनाव की शुरुआत जाति से करती है, जाति जातियों में तेल करती है। जैसा अभी हम मराठा आरक्षण की बात किया, मराठा आंदोलन की बात करें, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो मराठा आंदोलन क्यों नहीं हुए? सोचने वाली बात है। आंदोलन भाजपा के ही कार्यकाल में क्यों हुए? क्योंकि उनको उकसाया गया है या उनको सपोर्ट किया जाता है कि अभी आप उस तरीके से पॉलिटिकल सपोर्ट से ऐसे आंदोलन जो है वो आंदोलन को बढ़ावा देके जाति में जाति में तेज किया जाता है। मुझे लगता है कि वो समय आ गया है। अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें 75% वोटर बिलो 50 है, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, एजुकेटेड है। मुझे लगता है वो समय आ गया है कि अभी जाति जाति में डिवीजन न होते अच्छे लोगों को चुनने का लोग प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, अच्छे लोगों को चुन के भी भेज रहे हैं। और धीरे धीरे अभी तो जैसा महात्मा फुले जी ने, डॉक्टर आम्बेडकर ने जो कहा था कि जाति व्यवस्था तभी नष्ट होगी जब इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा मिलेगा। अभी तो यंग जनरेशन तो मैक्सिमम आप देखेंगे सिटीज में तो 70 to 80% इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। तो धीरे धीरे वो ट्रेंड आ रहा है। मुझे लगता है एक टेन्योर के बाद में, मतलब 2029 ये चुनाव में भी थोड़ा बहुत जाति का प्रभाव हमें दिख रहा है। कुछ नैरेटिव उस तरीके से सेट दिया जाता है जैसे लोकसभा में हुआ कि संविधान बदल रहे, जबकि सबको मालूम है कि संविधान किसी भी हालत में कोई भी बदल नहीं सकता। फिर भी एक नैरेटिव सेट करके वोट लेने की कोशिश की। मुझे लगता है कि यंग जनरेशन उसको चाहे उतना रिस्पांस अभी भी नहीं दे रही। अगर देती होती, इतना अगर कास्ट पॉलिटिक्स होता तो दोनों महाविकास आघाड़ी और महायुति को दोनों को कॉमन वोटिंग नहीं मिलते। दोनों का अगर वोटिंग का वोटिंग डिफरेंस देखेंगे तो 0.3% वोटिंग डिफरेंस है। तो वो नहीं रहता अगर पूरी तरह से जाति पे इलेक्शन जाता। तो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पे इलेक्शन गया। हाँ, कुछ बातें जो है वो हम लोगों में कन्वे नहीं करा पाए। कुछ चीज़ें में हम लोग कम हम जो लोगों के पास में जो पहुंचाना चाहिए था नहीं पहुंचा पाए, इसलिए लोगों के मन में एक दुविधा आई। उसका रिजल्ट, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जाति के आधार पर चुनाव इसके बाद देश में होगी। चर्चा को समाप्त करते वक्त काटोल की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? काटोल की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने 25 साल जिस आदमी को जिस पूरे घराने को चुनकर दिया है, उन्होंने आपका कुछ भी भला नहीं किया। अभी ये जो समय है, बदलाव का समय है। बदलाव का मौका आपके हाथ में है। इस मौके को मत गवाइए और अपने बारे में सोचिए। एक दिन के लिए किसी को एक दिन की सुविधा लेकर वोटिंग करने से बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने वहाँ के युवाओं के बारे में सोचिए और बदलाव का जो आपको मौका मिला है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुकर बनाइए। यही मैं काटोल की जनता को यहाँ पर आह्वान करूँगा। महायुति के साथ में रहिए, निश्चित तौर पर आपका भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आशा करते हैं कि आपने जो जनता से अपील की वो जनता तक सही से पहुँच रही होगी और आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट के बाद एक बार फिर आपको इनवाइट करेंगे, आप एक बार फिर आके बैठिएगा, हमारे से बात कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे बीजेपी के ओबीसी के कद्दावर नेता अविनाश ठाकरे जी, जो हमारे साथ साझा कर रहे थे कि बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है, किस किस मुद्दों को लेकर बीजेपी ग्राउंड लेवल पर जाएगी, जनता के सामने जाएगी, वोट्स मांगेगी और क्या क्या डेवलपमेंट के काम बीजेपी ने अपने कार्यकाल में किए हैं, मोदी जी के कार्यकाल में किए हैं, देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में किए हैं और साथ ही साथ अभी एकनाथ शिंदे जी के कार्यकाल में किए हैं। अविनाश ठाकरे जी ने हमारे साथ ये भी साझा किया कि उन्होंने किस तरीके से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया है, ना कि सिर्फ नागपुर में बल्कि यहाँ तक काटोल में भी ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से उन्होंने काम किया है। और पॉलिटिकल टॉक पे किसी और शख्सियत से हम लोग बात करेंगे, रूबरू होंगे, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में। तब तक के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।